हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे अशोक लीलैंड लिमिटेड के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस। ये कोई सजेशन नहीं होगा आपको कि इमीडिएटली जाके आपने बाय करना चाहिए। डेफिनेटली आपने आपके एडवाइजर को पूछ के इसका कॉल लेना चाहिए, बट एक हमारा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखेंगे। क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी में, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू अ स्टॉक। आप उस कंपनी में एक शेयर होल्डर बनने जा रहे हो। शेयर होल्डर का मतलब ये होता है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट्स मिलेंगे उसमें आप आपका एक शेयर होगा, जो भी क्वांटिटी आपने ली होगी उस स्टॉक की। तो इस हिसाब से आपने देखना चाहिए, उस एंगल से इस प्रेजेंटेशन को देखने की कोशिश कीजिए। ना कि इस प्राइस 80 के प्राइस पे आओगे, 120 पे निकल जाओगे, फिर नीचे आएगा लोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म होल्ड होना चाहिए वो स्टॉक पर्टिकुलरली। तो उस एंगल से देखिए उसको। तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन को, कि इस प्रेजेंटेशन का फ्लो ये स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे माइलस्टोन्स, करंट स्टैटिस्टिक्स, प्रमोटर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट रेंज, फेजेस ऑफ इवोल्यूशन, R&D एस्पेक्ट, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, मेजर शेयर होल्डर, सब्सिडरीज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, शेयर परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड लेटेस्ट फाइनेंशियल्स। जैसे हम हर सारे स्टॉक्स के लिए करते हैं, उसी एंगल से इसको भी कवर करेंगे। तो माइलस्टोन्स क्या क्या है। 1948 में ये कंपनी शुरू हुई थी, फाउंडेड बाय रघुनंदन सारन। अशोक मोटर्स वाज सेट अप इन कोलैबोरेशन विद ऑस्टिन मोटर कंपनी, इंग्लैंड। तो 1948 में ये शुरू हुई थी। इन एग्रीमेंट विद लीलैंड, अशोक मोटर्स गॉट सोल राइट्स टू इंपोर्ट, असेंबल एंड मैन्युफैक्चर लीलैंड ट्रक्स फॉर 7 years। तो मेजरली यहाँ प्रोडक्शन कुछ नहीं होता था, इंपोर्ट किए जाते थे पार्ट्स, असेंबल किए जाते थे और फिर बेचे जाते थे, वो मतलब पूरा यूनिट। इन 1954 द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चर ऑफ लीलैंड कमर्शियल व्हीकल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग भी 1954 में शुरू हो गई। तो ये अशोक जो नाम आया था वो रघुनंदन जी के बेटे का नाम था, उसी नाम से फेमस है ये कंपनी। द कंपनी वॉज रीनेम्ड अशोक लीलैंड, क्योंकि लीलैंड के साथ जॉइंट वेंचर हो गया था with equity participation from Leland Motors Limited. 1967 में Titan, the first Indian made double decker with 50% indigenous components was launched. तो 1967 में ये डबल डेकर जो बसेस वगैरह आप देखते थे वो लॉन्च हो गए थे। 1969 फॉर द फर्स्ट टाइम पावर स्टीयरिंग वाज फीचर्ड ऑन कमर्शियल व्हीकल्स। तो पावर स्टीयरिंग जो पहले हाइड्रोलिक वगैरह होता था, वो पावर स्टीयरिंग के चक्कर में काफी स्मूथ हो गई ड्राइविंग वगैरह बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह की। तो ये काफी प्रोग्रेसिव मूव था। इन 1974 अशोक लीलैंड्स टर्नओवर वाज फॉर द फर्स्ट टाइम 100 करोड़ रुपीस क्रॉस किया था। मतलब टोटल सेल्स जो थे वो 100 करोड़ रुपीस क्रॉस हो चुके थे। 1993 में फर्स्ट इंडियन ऑटो कंपनी टू रिसीव ISO 9002 सर्टिफिकेशन, एंड उसके बाद 2 साल बाद ISO 9001 सर्टिफिकेशन भी इस कंपनी को मिला था। 1997 में इंडिया फर्स्ट CNG बस लॉन्च हुई थी, वो अशोक लीलैंड ने ही की थी। देन अभी आप देख सकते हो कि CNG पे ही ज्यादातर बसेस जो सिटी में चलती है वो CNG पे ही ज्यादा डिपेंडेंट होती है। 2002 द कंट्रीज फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज डेवलप्ड एंड शोकेस्ड एट ऑटो एक्सपो 2002। तो अभी बहुत सारे जैसे मर्सिडीज भी आया था, या टाटा के ट्रक्स पे भी या बसेस पे भी ये एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों को बोला है कि ऑयल पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इस तरीके के जो इनोवेशंस किए जाएंगे उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। तो एक पॉजिटिव साइड इसमें से यही है कि 2002 में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप किया था अशोक लीलैंड ने। तो इसका मतलब ये जो विजन होती है कि ये सारी चीजें आगे जाके आपको करनी है, ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेस को चेंज करके आप नए नए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस पे जाने वाले हो। तो इसके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है अशोक लीलैंड के लिए, क्योंकि 17 साल पहले ही उन्होंने ये सब तरीकों पे अपना काम करना शुरू किया था। In 2006, the truck business of Czech Republic based Avia came into company's fold. In 2007, joint venture with Continental AG Germany with the Altis Group Finland. In 2008, joint venture with John Deere USA and Albonair GmbH was established. तो जॉन डियर जैसे आप लोगों को पता है काफी सक्सेसफुल एक ब्रांड है US का। तो उसके साथ भी एक जॉइंट वेंचर हो चुका है। मेजरली
अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अशोक लीलैंड के लिए, क्योंकि अभी 70% जो बिजनेस आता है अशोक लीलैंड का वो आता है ट्रक से, और नॉन ट्रक जो बिजनेस है वो 30%, तो 30% का एलोकेशन है टोटल, या उनका रेवेन्यू जनरेटर है। तो वहां पे अभी भी इनके पास बहुत ज्यादा स्कोप अवेलेबल है, तो ये जॉइंट वेंचर डेफिनेटली इनको हेल्प कर रहा है। 2011 enters the construction equipment space. The following years, until date, wide range of trucks and buses were launched. In 2017, launch of their IEGR technology. तो ये इनके माइलस्टोन्स रहे। अभी करंट स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है? इट इज सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। पहला कौन है? तो पहला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर चैनल मेंबर हो तो आपको डेफिनेटली वहां पे आप देख सकते हो वीडियो। और अगर ये वीडियो का आपको अगर ई बुक्स या फिर प्रेजेंटेशंस चाहिए होंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो, वहां पे ये सारा अवेलेबल होगा। देन फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बसेस इन द वर्ल्ड, तो ये भी एक काफी क्रेडिबल थिंग है। डेफिनेटली अभी आप सोच रहे होंगे जैसे टाटा भी है, अशोक लीलैंड भी है, इंडिया स्पेसिफिक कंपनीज है जो वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनीज में आती है। इसके पीछे का रीजन भी वही है, वी आर डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी। सो इतनी जबरदस्त पॉपुलेशन है तो डिमांड जो होगी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए वो इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पेस अभी चल रहा है, तो रोड्स वगैरह ऑल दोस थिंग्स, तो डेफिनेटली यहाँ से लॉन्ग टर्म में हमें ये पॉजिटिव प्ले लगता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में नेशनल हाईवे का जो पूरा जाल बिछाया गया है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। तो डेफिनेटली हमें लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल अभी भी है। और एक बार आपके ये रोड कंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, NHAI जैसे बड़े बड़े रोड्स, नेशनल हाईवेज बनेंगे, तो ये ट्रैफिक बढ़ती ही जाएगी। और इसके लिए ऑटो सेक्टर विल बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी फॉर ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि जैसे ही एक नेशनल हाईवे डेवलप हो जाता है तो उसके आजू बाजू वाली चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती है, कम्युनिकेशन शुरू हो जाते हैं, और वहां पे ट्रक्स एंड बसेस ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिमांड में आ जाती है। बाकी हम डिस्कस करेंगे अभी ये कैसे स्लो डाउन में से जा रहा है, ऑल दोज थिंग्स इन कमिंग स्लाइड्स। इट इज 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक्स इन द वर्ल्ड, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप समझ सकते हो 70% ऑफ द बिजनेस और रेवेन्यूज आर जनरेटेड फॉर अशोक लीलैंड फ्रॉम ट्रक बिजनेस, और अभी भी ये 10th लार्जेस्ट 10th नंबर पे आता है। तो अभी भी इनके पास बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का। अभी जैसे इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इवन जो एक्सपोर्ट्स वगैरह भी होंगे वहां पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रक्स या बसेस में ही नहीं है, ये डिफेंस के ट्रक्स एंड ऑल दोस थिंग्स उनके प्रोडक्शन में भी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस लॉजिस्टिक्स एंड व्हीकल, जैसे कि हमने आपको जस्ट अभी बताया था। एक्टिव इन ओवर 50 कंट्रीज एंड 5 कॉन्टिनेंट्स, तो ऑलमोस्ट हर जगह पे ये अवेलेबल है, इनका प्रेजेंस है। तो ये भी मतलब आगे जाके डेफिनेटली थोड़ा सा वर्ल्ड आप देख सकते हो कि थोड़ा स्टैग्नेट हो ग्रोथ से जा रहा है, बट दीज आर फेजेस ऑफ साइकिल्स। तो आज नहीं तो कल ये चीजें उठेंगी। इवन ऑटो साइकिल का भी जैसे हमने अशोक लीलैंड पे एक वीडियो बनाया था, व्हाई अशोक लीलैंड स्टॉक इज गोइंग डाउन, उसमें भी आप लोगों को समझाया था कि नॉर्मली ऑटो साइकिल जो होती है वो 4 साल की साइकिल होती है, और उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन या स्लगिशनेस होता है। तो नॉर्मली ये 6 से 7 क्वार्टर का स्लगिशनेस चलता है, जो कि हमें ऑलरेडी 3 से 4 क्वार्टर्स का स्लगिशनेस ऑलरेडी हम महसूस कर रहे हैं, और ये आगे जाके शायद थोड़ा और 2-3 क्वार्टर चल सकता है। तो इसीलिए हमने बोला था अगर अशोक लीलैंड ये कंपनी आपको पसंद है तो आप, या फिर आपकी रडार पे है, तो ये सारी चीजें, ये सारे जो ये जैसा एनवायरनमेंट क्लियर मतलब जो प्रेजेंट हुआ है अशोक लीलैंड के लिए, ये थोड़ा स्लगिशनेस कंटिन्यू कर सकता है, बट एक्विजिशंस के लिए यही टाइम सबसे अच्छे होते हैं। हमने अशोक लीलैंड में पहले भी 2010 से 2013 तक ऐसे करेक्शंस देखे हैं। 39 रुपीज से ये स्टॉक 12 से 13 रुपए पे नीचे गया था, और उसके बाद 13 रुपए से ये स्टॉक को हमने 160 रुपीज तक जाते हुए भी देखा है। अभी ये स्टॉक 160 रुपीज से 80 रुपीज पे आया हुआ है। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तो ऐसे टाइम में ही बनती है। और ये जो पेसिमिज्म अभी डेवलप हो रहा है, ये पेसिमिज्म या फिर जो एनालिस्ट रिपोर्ट्स निकलती है, ये एनालिस्ट रिपोर्ट्स होती है नेक्स्ट 12 से 15 महीने का टारगेट देते हैं वो, और उसके ऊपर आपको लगता है अरे इन्होंने तो 80 रुपए के बाद 60
60 रुपीज़ का टारगेट दिया है, किसी ने 70 रुपये का टारगेट दिया है, किसी ने 90 रुपये का टारगेट दिया है। तो ये शॉर्ट टर्म फेनोमेनाज होते हैं। नॉर्मली लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर या इन्वेस्टर ने ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए आप लोगों ने। जो कंपनी 50 कंट्रीज में अवेलेबल है, 5 कॉन्टिनेंट्स को सर्व कर रही है, 1 लाख प्लस एम्प्लॉयज है जिस कंपनी में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस एंड लॉजिस्टिक व्हीकल्स जो कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर जो इंडिया का है, फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ बसेस इन द वर्ल्ड है, 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रक्स इन द वर्ल्ड है। ऐसी कंपनीज के लिए 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना ये बहुत ही गलत बात होती है। और नॉर्मली आप ऐसे ही जो अप्रोच होता है वो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से एक ट्रेडर या स्पेकुलेटर बना देता है। तो हम हमेशा बोलते हैं कंपनी के फंडामेंटल स्टडी कीजिए और उसके बाद ही एलोकेशंस लेने चाहिए आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज में। Q3 का जो रिजल्ट आया था वो डिसअपॉइंटिंग था, डेफिनेटली नो डाउट। बट जैसे हमने पहले ही आपको बोला कि ये स्लगिशनेस थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, चल सकता है, ये 3-4 क्वार्टर ऐसे खराब हो सकते हैं। बट यही क्वार्टर्स में जब पेसिमिज्म बिल्ड होता है तो नॉर्मली आपके लॉन्ग टर्म पोजीशंस जो बिल्ड होनी चाहिए ऐसी क्वार्टर्स में ही बिल्ड होनी चाहिए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% से डाउन हुआ था ये प्रॉफिट, फ्रॉम 460 करोड़ टू 381 करोड़। मतलब सितंबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर था वो यहाँ पे डाउन हुआ था इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे आप तो 21% का डाउन साइड देख रहे हो आप पैट में, 485 करोड़ से 381 करोड़। बट हमें इससे ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। ये साइकिल्स होंगी, रिपीट होंगी, बट उसके बाद ग्रोथ फेजेस भी आते हैं। प्रमोटर्स के बारे में बात की जाए तो ऑलमोस्ट 50% प्लस प्रमोटर्स की होल्डिंग है। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड 34.73%, हिंदुजा बैंक स्विट्जरलैंड लिमिटेड 16.15%, हिंदुजा फाउंड्रीज होल्डिंग लिमिटेड 0.24%। तो हिंदुजा ये एक एनआरआई ग्रुप है, भले ही वो इंडियंस है बट एनआरआईज है, तो वो उस एंगल से उन्होंने होल्ड की हुई है कंपनी। प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये ट्रक के प्रोडक्ट्स हैं इनके, दोस्त, पार्टनर, बॉस, कैप्टन, गुरु, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं इनके। आप देख सकते हो इनकी लॉन्च डेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस प्रेजेंटेशन। अगर आप वेबसाइट से हमारे सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली ये प्रेजेंटेशन भी आपको उसका ये वीडियो के साथ मिल जाएगा। बसेस का भी आप देख सकते हो, मित्र, मेट्रो सिटी, जन बस, मेट्रो डेकर, वर्सा ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सनशाइन। तो ये अलग अलग फ्रॉम 16 to 80 की कैपेसिटी तक की ये अलग अलग बसेस है। तो काफी वाइड रेंज है इनके पास अवेलेबल, तो ये इनका स्ट्रेंथ है। डिफेंस के प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हो अलग अलग, स्टैलियन 6x6, 4x4, 10x10, 6x6, सुपर स्टैलियन। तो आप देख सकते हो डिफेंस में भी काफी बड़ा प्लेयर है अशोक लीलैंड, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशंस डे बाय डे बढ़ रहे हैं इन ऑल ओवर वर्ल्ड, खराब चीज है डेफिनेटली हम मान सकते हैं, बट ये ऐसी कंपनीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है। फेजेस ऑफ इवोल्यूशन, तो 4 फेजेस में ये कंपनी इवॉल्व हुई है। फर्स्ट फेज 1967 to 1986। सो ये जो था ब्रिटिश लीलैंड, तो ओनरशिप एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट बाय ब्रिटिश लीलैंड। देन सेकंड फेज 1987 to 2005, हिंदुजा ग्रुप प्लस इवेको एक्वायर्ड अशोक लीलैंड। तो ये 1987 से 2005 में हुआ था। थर्ड फेज जो है वो 2006 to 2013। तो इसमें इवेको जो कंपनी थी उसने एग्जिट ले लिया और अशोक लीलैंड यानी कि हिंदुजा ग्रुप ने डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत फोकस किया। फोर्थ फेज वाज वेरी पॉजिटिव, सो फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म्स, न्यू इंजन एंड कैब रेंज, ये इनका काफी बढ़िया ग्रोथ फेज था। और यही ग्रोथ फेज देखने के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन, ये मार्केट के लिए काफी डिसअपॉइंटमेंट लगता है। तो इसी के चक्कर में मार्केट थोड़ा सा ओवर रिएक्शन देता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि आप जब ये स्टॉक हमने 5 साल के अगर रेंज आप देखोगे तो 13-14 रुपए से ये स्टॉक 160 रुपीज तक गया था और 160 रुपीज से अभी 80 रुपीज पे ये स्टॉक नीचे आया है। तो ये टिपिकली काफी डिसअपॉइंटमेंट, मतलब ये जो एक पैनिक रिएक्शंस होते हैं या बोल सकते हो आप, या फिर ये जो स्पेकुलेटर या ऑपरेटर कम्युनिटी जो बहुत स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट ऑल मार्केट्स में ये कम्युनिटी स्ट्रांग है, तो शॉर्ट टर्म में इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है मार्केट पे, बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, कंपनी के फ्री कैश फ्लोज जो है वो बहुत पॉजिटिव है या नहीं है, कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर ये पॉजिटिव है या नहीं है,
कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है या नहीं है, हेल्दी ग्रोथ के साथ वो बढ़ रहे या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम आगे भी आपको बताएंगे कि नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ था लास्ट 5 इयर्स के लिए, इस कंपनी का 56% का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है CAGR टर्म्स में। 3 इयर्स में ये 82% है। और बट 10 साल का अगर मैं एवरेज लूंगा, CAGR लूंगा, तो वो 13-14% का है। और यही एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमेशा। बट याद रखिए कि ये जो फेजेस होते हैं ये साइकिल्स में आते हैं या फिर वोलेटाइल फेजेस में आते हैं। जैसे कि हमने हमेशा समझाया है कि आपने इस वोलेटाइल फेजेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए, आपने अंडरलाइंग ट्रेंड को देखना चाहिए। अंडरलाइंग ट्रेंड इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द पाथ of these different growths these companies are taking। ये हमेशा important होना चाहिए। तो R&D में भी बहुत ज़्यादा फोकस है इस कंपनी का। 1000 प्लस जो टीम है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे है मेजरली। R&D मतलब इनके इंजन डिजाइन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, या फिर अलग अलग तरीके की इनकी बसेस बनानी है, ट्रक्स बनाने हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है अशोक लीलैंड का। डेफिनेटली यहाँ पे भारत बेंज भी इनको अच्छी कंपटीशन दे रहा है, इवन टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छी कंपटीशन दे रहा है, इवन महिंद्रा और ऑल्सो कमिंग इनटू। बट हमें फिर भी लगता है कि 4-5 प्लेयर होने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज आर वेरी हाई इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में या अभी भी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है चीजें। तो ये स्कोप अनलिमिटेड होगा। वी विल नॉट बी सरप्राइज कि इंडिया नेक्स्ट 25, 30, 40 साल के लिए अच्छी ग्रोथ पे ग्रो हो सकता है। वो पोटेंशियल इंडिया में 100% है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ग्लोबली बेंचमार्क टेस्टिंग फैसिलिटीज भी है इनकी। एज अ मॉडर्न कैड सेटअप, कैड मतलब पर्टिकुलरली डिजाइन के लिए यूज होता है ये सॉफ्टवेयर, एंड अ कंप्यूटर टेस्टिंग लैबोरेटरी। ऑल्सो इट हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव array of test tracks for vigorous testing of prototypes in the most demanding conditions। और ये बहुत बड़ी नीड हो चुकी है अभी। जैसे 2020 में BS6 का इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, तो उसमें सेफ्टी पैरामीटर्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल पैरामीटर्स बहुत ही ज्यादा हावी रहेंगे। तो ये आगे समझाएंगे आपको कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है ये कंपनीज के लिए कि अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। दे हैव अ 6 पोस्टर, वन ऑफ its kind in the country is a torture track simulator for multi-axle vehicles that significantly reduces testing time। तो ये भी एक इनका एडवांटेज है। बाकी इंटरनेशनल ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पे है, तो रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, दुबई में है, बांग्लादेश में है, रशिया में है, देन आइवरी कोस्ट में है, केनिया में है इनके रीजनल ऑफिसेस। तो आप देख सकते हो कि जो हमने बोला था आपको कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये प्रेजेंट है। देन इंटरनेशनल प्रेजेंस जैसे आप देख सकते हो, अलग अलग कंट्रीज भी देख सकते हो, UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, बहरीन, ओमान, देन रशिया, यूक्रेन, सार्क, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका। यहाँ हर मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेजेंस है। मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली प्लांट अगर आप देखोगे तो UAE में है, बांग्लादेश में है और श्रीलंका में भी इनका प्रेजेंस है। मेजर शेयर होल्डर्स कौन कौन है कंपनी में, तो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड 1.72% स्टेक होल्ड करता है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 1.63% होल्ड करता है, LIC 1.36% होल्ड करता है और रिलायंस म्यूचुअल फंड 1.23% होल्ड करता है। सब्सिडरीज इनकी आप देख सकते हो, अल्बो, नायर, GmbH, ग्लोबल TVS बस बॉडी बिल्डर्स लिमिटेड, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड, हिंदुजा टेक लिमिटेड। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको सब्सिडरी के बारे में बताएंगे हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड। ये जो है इट प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर परचेज ऑफ व्हीकल्स और इक्विपमेंट। It has fund-based lending for a diversified portfolio of commercial vehicles, cars, construction equipment, tractors and used vehicles। ये जो चीज़ है ना, ये हमें लगता है कि आगे जाके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लीलैंड, अशोक लीलैंड के लिए। तो देखते हैं कैसे मतलब इसमें, क्योंकि आजकल जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है तो वो अपनी ओन सब्सिडरीज को ही डेवलप करके एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। अभी ये सब्सिडरीज है तो डेफिनेटली इसके प्रॉफिट्स भी इनके पास ही आएंगे। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है, पर्टिकुलरली ऑटो फंडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये काफ़ी ग्रोथ वाला फेज हमें लगता है। और चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आप अशोक लीलैंड का ट्रक या बस या कुछ भी खरीद रहे हो
तो अगर आप फंडिंग ले रहे हो तो डेफिनेटली आप ये ऑप्शन एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चांसेस, एक सर्वे हुआ था उसमें ये बताया गया था कि 70 to 80% आर चांसेस, अगर वो जो बाइंग जो पार्टी है वो अगर लोन लेना चाहती है और ये यहाँ से अप्रोच हो जाता है ओन पेरेंट कंपनी से, अगर वो लोन उनको अप्रूव हो जाता है तो चांसेस आर देयर 70-80% चांसेस कि ये वहीं से लोन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अशोक लीलैंड के लिए इन कमिंग ईयर्स। जॉइंट वेंचर एस्ले आल्टिम्स के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। तो जो हमने पहले भी आपको माइलस्टोन्स में बता दिया था, इट इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई प्रेशर डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स प्रीडोमिनेटली फॉर टेलीकम्युनिकेशंस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स। चलो थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। तो एनुअल परफॉर्मेंस अगर मैं ग्रॉस सेल्स देखूंगा तो इन 10 years द ग्रॉस सेल्स हैव ग्रोन बाय 11.41%। तो सेल्स आपका 11.41% से ग्रो होना ये एक पॉजिटिव साइन होती है, क्योंकि और वो भी ऑटोमोबाइल जैसा सेक्टर में, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाती है तो उसके चक्कर में एफिशिएंसी बढ़ती जाती है कंपनीज की, और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ने के चक्कर में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 11% से ऑलमोस्ट 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है। 714 करोड़ से बढ़ के ये 2361 करोड़ रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है इन लास्ट 10 years। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो वो भी ऑलमोस्ट 13% का है, फ्रॉम 469 करोड़ टू 1562 करोड़ रुपीस। ये लास्ट 10 years का प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है। आप लोगों को लगता होगा कि सर इस पे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते, इस पे ज़्यादा बातें क्यों नहीं करते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि नंबर क्रंचिंग करके, एजम्पशंस करके आपको टारगेट देना बहुत आसान है। मैं इसका एक चार्ट बना लूंगा, आपको बता दूंगा कि ये आगे से 12 से 15% बढ़ सकता है। ये पी रेशियो है कंपनी का, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और दिस इज द टारगेट प्राइस। बट यही हमेशा आपका जो इन्वेस्टर का माइंडसेट है ना, वो स्पेकुलेटर का माइंडसेट बन जाता है। तो हाँ, डेफिनेटली आपने देखनी चाहिए वैल्यूएशंस, आपको एंट्री करनी है, आपने रडार पे रखना चाहिए उस कंपनी को, उस कंपनी में क्या क्या हो रहा है ये चीजें एक बार ग्रास्प करनी चाहिए। अभी जैसे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि बहुत ही स्लो डाउन है सेक्टर में, ऑल दोज थिंग्स, बट हमें पॉजिटिव चीजें ये लगती है कि BS6 भारत स्टैंडर्ड 6 ये जब इम्प्लीमेंट होगा, पर्टिकुलरली पोल्यूशन कंट्रोल एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके चक्कर में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन होगा वो पुश हो सकता है, ये कंपनी उसको पुश कर सकती है। तो उसका एडवांटेज हमारे लिए ये होगा कि सेल्स या फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ये बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी इनकी करंट कैपेसिटी है, वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी ऑफ 1,70,000 व्हीकल्स एन्युअली ये प्रोड्यूस करते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है इस कंपनी के लिए कि एग्जिस्टिंग जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो क्लियर करने के लिए, हाँ वहां पे डिस्काउंट्स वगैरह देने पड़ेंगे, बट वो एक अपॉर्चुनिटी होती है एक बार आप पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, आपका मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। दूसरा और एक एडवांटेज है कंपनी के पास कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है, जो कि 12 साल के यूसेज के बाद आप वो गाड़ी बाद में यूज नहीं कर सकते, तो आपको सब्सिडीज मिलेंगी। आप वो आके वो गाड़ी अगर वही गाड़ी स्क्रैप में डालोगे और नई गाड़ी लोगे तो उस पर सब्सिडीज मिलेंगी, ये सारी चीजें आने वाली है। तो उसके चक्कर में ये जो स्लो डाउन वाला ईयर होगा ना, ये उसकी डी ग्रोथ मैनेज कर सकता है। ये एक पॉजिटिव साइन डेफिनेटली अवेलेबल है अभी ऑटो सेक्टर के पास। और स्पेसिफिकली जो वो कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स या अशोक लीलैंड, स्पेसिफिकली अशोक लीलैंड को तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी है, तो मतलब मेजरली एंगेज इनटू कमर्शियल व्हीकल्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो इसका एडवांटेज डेफिनेटली इस कंपनी को मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हो, हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन किया है इस कंपनी ने। कुछ ईयर्स थे जहां पे ये नीचे गया था, बट दे हैव मैनेज्ड इट क्वाइट वेल और करंटली इट इज स्टैंडिंग एट ऑलमोस्ट 28% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम हमेशा बोलते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी, बिकॉज आपके पास जितना भी पूरा कैपिटल है उसमें इक्विटी भी आता है, उसमें डेट भी आता है, उसमें आपके पास जो रिजर्व्स है वो भी आते हैं। ये सारे कैपिटल पे अच्छा परफॉर्मेंस देना इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे ज्यादा ध्यान दीजिए रादर देन
देन रिटर्न ऑन इक्विटी पे है। और वो कंपनी स्पेसिफिकली जो कंपनी के पास थोड़ा बहुत डेट होता है, तो अगर अशोक लीलैंड के बारे में हम बात करेंगे तो अशोक लीलैंड का डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.14, तो डेफिनेटली ये बहुत कम है। बट रिजर्व्स एंड ऑल दोस थिंग मैनेज करके अगर 28% का ग्रोथ देने की कैपेसिटी कंपनी रखती है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रखनी देने की हिम्मत ये कंपनी रखती है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। और इसका पी रेशियो जो करंटली पी रेशियो चल रहा है वो 12 to 13 के बीच में चल रहा है। जो चार्ली मुंजर हु इज द पार्टनर ऑफ मिस्टर वॉरेन बफे, ही ऑलवेज सेज दैट कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पी रेशियो इन लॉन्ग टर्म हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, तो विच इज हमारे लिए ये एक पॉजिटिव साइन होना चाहिए इस कंपनी से। पी रेशियो अगर आप देखोगे मार्च 2008 में ये 10 का पी रेशियो था और अभी मार्च 2018 में इट इज 27.22 था, और वहां से ये पी रेशियो नीचे आया है 12 to 13। ये लास्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वैल्यूएशन पैरामीटर पे भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो हमें डेफिनेटली ये वैल्यूएशंस मार्च 2013 के हिसाब से लग रहे हैं। तो वहां से क्या हुआ था ये हमने आप लोगों को बताया, बट इमीडिएटली ये चीज होगी नहीं, ये स्लो डाउन ईयर है ऑटो सेक्टर का, तो यहाँ स्लगिशनेस कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। ग्रॉस सेल्स अभी ये क्वार्टरली वाला देखते हैं, लास्ट 12 क्वार्टर्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5,186 करोड़ रुपीज सितंबर 2015 में इनके सेल्स थे, ग्रॉस सेल्स थे। ये मैक्सिमम जा चुके थे 8,772 करोड़ रुपीज, और वहां से थोड़ा सा स्लो डाउन हमें यहाँ पे लग रहा है। बट जिस तरीके का रिएक्शन प्राइस या स्टॉक प्राइस को मिला है, तो आप देख सकते हो 8,772 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर में 6,245 करोड़ का है। बट मार्केट ने जो पनिश किया है वो ऑलमोस्ट 50% का पनिशमेंट दिया है, स्टॉक प्राइस नीचे आ चुकी है। तो आप लोगों को ये हमेशा ये देखना चाहिए कि मार्केट कैसे ओवर रिएक्ट करता है चीजों को। डेफिनेटली स्लो डाउन है, हम कहीं मना नहीं कर रहे कि स्लो डाउन है ऑटो सेक्टर में, बट द वे गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन सम स्टेप्स कि लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए मार्केट में, क्योंकि ऑटो सेल्स ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था गवर्नमेंट को, और वही सबसे बड़ा मेन रीजन हमें इमीडिएटली लगता है, क्योंकि एनबीएफसी का क्राइसिस हुआ, उसके बाद आरबीआई वाज रिलक्टेंट टू टेक स्टेप्स, इसीलिए थोड़े जो उनमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हो गई थी। फिर उर्जित पटेल जी चले गए, शक्तिकांत दास जी आए, एंड ही इज टेकिंग सम पॉजिटिव स्टेप्स फ्रॉम क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल करेंगे, और जैसे लिक्विडिटी अवेलेबल होगी तो उसका जो इफेक्ट होता है वो मार्केट पे होता है, या फिर मतलब मार्केट इन द सेंस ओवरऑल मार्केट डेवलप होता है, उसमें सेल्स बढ़ना शुरू हो जाता है लिक्विडिटी आने के चक्कर में। तो ग्रॉस सेल्स आप देख सकते हो ड्रास्टिकली इतने ज्यादा डाउन नहीं है, बट जिस तरीके से मार्केट ने स्टॉक को रिएक्ट किया है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो 661 करोड़ से सितंबर 2015 में थे, ये ऑलमोस्ट 1100 करोड़ तक गए थे, वहां से ये 670 करोड़ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आए हैं। नेट प्रॉफिट का भी वही सिचुएशन है, फ्रॉम 172 करोड़ इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट 667 करोड़ रुपीज, वहां से ये 380 करोड़ रुपीज पे नीचे आए हैं। स्टॉक का परफॉर्मेंस तो आप लोगों को पता है, ऑलमोस्ट 50% डाउन है ये स्टॉक। अगर सेंसेक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली 45% का अंडर परफॉर्मेंस, 45 to 50% का अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में दिखता है। 52 वीक हाई जो है 167 रुपीज का है, और 52 वीक लो 77.50 का है। तो ये ऑलमोस्ट उसी रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है, 78-79 की रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर का स्टेक होल्डिंग, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग 51.12% एंड फ्री फ्लोट इज 48.88%। उसमें से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग 21.90%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह ये 8.6% होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक के पास 18.38% का स्टेक है। लेटेस्ट फाइनेंशियल की बात करेंगे तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ रुपीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर लास्ट 12 मंथ्स, ट्रेलिंग 12 मंथ्स इज 1946 करोड़ रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 6.72% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलमोस्ट 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23.67%, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज 12.03%। तो हमने आपको पहले भी बताया था ऑलमोस्ट 27-28 की प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ये स्टॉक ट्रेड करता था, अभी 12 के पी रेशियो पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 4 साल की नॉर्मली साइकिल होती है ऑटो साइकिल,
ये 5 साल तक चली थी, ये ऑटो साइकिल काफ़ी पॉजिटिव थी 2013 से लेकर 2018 तक। तो ये पर्टिकुलर ईयर हमें स्लगिश ईयर लगता है। तो 6 से 7 क्वार्टर का स्लगिशनेस हमेशा साइकिल्स ने दिखाया है, ऑटो साइकिल्स ने। और अगर हम थोड़ा सा एक्सेप्शन देखेंगे, 4 से 5 साल, 4 की जगह 5 साल का अप ट्रेंड था, तो हो सकता है 6-7 क्वार्टर की जगह ये 8 क्वार्टर का भी स्लगिशनेस हो सकता है, जिसमें से 3-4 क्वार्टर पहले ही जा चुके हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव चीजें हमें आगे मतलब इसीलिए बोलते हैं कि यही फेजेस होते हैं जहाँ पे आपने स्टॉक्स को एक्वायर करना चाहिए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको, आपके रडार पे रखिए, आपके एडवाइजर को पूछिए, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर ये सारी चीजें मैच होती है तो ये स्टॉक खरीदना, आपके एडवाइजर के एडवाइस पे आपने ये खरीदना चाहिए। डिस्क्लेमर आप लोगों को बता देते हैं, मेजरली डेटा जो हमें मिला है वो अशोक लीलैंड की कंपनी की वेबसाइट है, एंड अकॉर्ड इक्विटी का हमारे पास डेटा का हमने लाइसेंस लिया हुआ है। यतना के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता ही है, investyadna.in ये हमारी पेरेंट वेबसाइट है, वहाँ पे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पोर्टल है। टैक्स यदना ये इनकम टैक्स रिलेटेड नॉलेज बैंक हमने लॉन्च की है। फिन प्लान यदना या डू इट योरसेल्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नॉलेज बैंक भी अभी लॉन्च हो चुके हैं। MF यदना जल्द ही हम ये लॉन्च करने वाले हैं वेबसाइट। मोस्ट ट्रांसपेरेंट MF रिव्यूज रहेंगे यहाँ पे। स्टॉक फंडामेंटल रिव्यूज जो वीडियोज जो आप अभी देख रहे हो, तो ये अगर आप चैनल पे देख रहे हो तो वहाँ पे 1 महीने के दिखते हैं आपको 5-6 वीडियोज, और अगर आप हमारे वेबसाइट से लोगे उसे तो वहाँ पे आपको पुराने वीडियोस भी दिखेंगे, उनकी नॉलेज बैंक्स, ये PPTs भी दिखेंगे जो हम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम ई बुक्स भी अवेलेबल करने वाले हैं वहाँ पे। तो वैसी चीज़ें आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। जल्द ही हमारी वेबसाइट पे हम ई बुक्स भी लॉन्च करने वाले हैं, एंड क्लासरूम एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स तो होती है जैसे कि आप लोगों को पता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। और चैनल मेंबरशिप भी आप आपके दोस्तों को भी बोल सकते हैं। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप investyadna.in पे जाके ये प्रेजेंटेशन भी ले सकते हो। वहाँ पे आपको लॉग इन करके आपका प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।